सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं मनोज पाठक। नमस्कार। आज के अंक में हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए गर्व का अवसर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में हमारे देश ने अहम स्थान हासिल किया है। हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। क्या होता है एशिया पावर इंडेक्स और हमें जो ये गौरवपूर्ण अवसर मिला है, ये स्थान मिला है, इसका क्या मायने रखता है, यही हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को यही बताइए कि एशिया पावर इंडेक्स क्या है और किन मानकों के आधार पर ये तय किया जाता है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है जिन्होंने शुरू किया था 2018 में। उनकी मंशा उस वक्त ये थी कि एशियन कॉन्टिनेंट जो है उसमें जो कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती हैं या जो बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं, जिसको कहते हैं मिलिट्री पावर बढ़ रही है, इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अल्टीमेटली एशिया में और एशिया की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में मदद करते हैं। उसका जो एक ऑब्जेक्टिव कहा गया है थिंक टैंक का, वो ये कहा गया है कि हम कंट्रीज को ऐसे मानकों पर नापेंगे जिससे ये पता चले कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रभावित करने के लिए कितनी शक्तिशाली हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इसने कुछ सालों में ही काफी अपना पूरी दुनिया भर में नाम कमाया है, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो कल आई है रेटिंग, जैसा कि आपने कहा, उसमें भारत तीसरे स्थान पे। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब भारत तीसरे स्थान पर है। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भारत अब सिर्फ चाइना और यूएस के पीछे है। यानी देश के स्तर पर नहीं, महादेश के स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस पैमाने पर देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अदिति जी, हम ये समझना चाहेंगे कि हम तीसरे मुकाम पर पहुंच गए एशिया पावर इंडेक्स में। यहां से आने वाले दशकों में हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं? इस बार की जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, भारत ने बहुत लंबी छलांग बहुत सारे पैमानों पर लगाई है, जैसे मिलिट्री कैपेबिलिटी में। जो चुनौतियां हैं उसमें मैं ये मानती हूं कि चाइना के साथ जो हमारा गैप दिखा रहा है ये इंडेक्स, वो अभी भी काफी है। जैसे 100 पॉइंट्स में से ये इंडेक्स चाइना को 70 से ऊपर पॉइंट्स दे रहा है और भारत को 40 पॉइंट्स दे रहा है। तो ये जो गैप है ये हमें भरना है और ये जल्दी भरना है, और ये हमारे लिए आने वाले वक्त की बड़ी चुनौती है। यहाँ अदिति जी समझना चाहेंगे कि क्या वो अहम कारण रहे जिसके चलते भारत की साख या रैंकिंग इतनी मजबूत हुई है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमने रिपोर्ट को कल एनालाइज किया और समझने की कोशिश की, सबने अपना अपना आंकलन किया है, लेकिन जो रिपोर्ट के ऑथर्स ने लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण मानते हैं कि पोस्ट कोविड जो महामारी आई थी कोविड-19 की जी, उसके बाद बहुत सारी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हम सब जानते हैं कि चरमरा गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के बाद बहुत ही फास्ट और स्पीडी रिकवरी की है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस रिपोर्ट में जो है, जो वजह मानी गई है भारत की बहुत अच्छे स्कोर की, वो ये मानी गई है कि पोस्ट कोविड टाइम में इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हुई है बहुत। जैसे एक मानक जिस पे नापा जाता है देशों को, वो है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स। तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में ना सिर्फ रिकवरी कोविड के बाद इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इकोनॉमिक रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े दुनिया भर में क्राइसिस आए हैं और चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का एक वॉर चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वहां इजराइल और पैलेस्टीन में प्रॉब्लम चल रही है, गाजा में। तो उस वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई चेन्स का जो पूरा नेटवर्क होता है, जो सारी कंट्रीज की रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमिक सिस्टम की, वो हिल गई जी। क्योंकि रशिया से बहुत कुछ आता है। हम देख रहे हैं कि एनर्जी और ऑयल को लेकर कितनी
इस वक्त जद्दोजहद चल रही है, अमेरिका को ये प्रॉब्लम है कि इंडिया रशिया से ऑयल क्यों ले रहा है, इंडिया अपनी एक स्ट्रैटेजिक और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत स्थिरता दिखाई है। कल ही जो जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स आए हैं Q2 के, जुलाई से सितंबर तक के 8.2%, जो तमाम प्रोजेक्शंस को डिफाई करते हुए। तो आपने बताया कि कोविड के बाद आपदा का ही काल था, लेकिन हमने बेहतर प्रदर्शन किया और हम पर जब विशेष रूप से सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के टैरिफ दर ऊंचे रहे, उसके बावजूद 8% से ऊपर जीडीपी के आंकड़े आए। यानी अपना देश निरंतर आगे बढ़ रहा है उन तमाम चुनौतियों के बाद भी। यहाँ एक बार फिर से लौटते हैं, भारत की रक्षा तैयारी और सैन्य संरचना ने इस रैंकिंग में किस प्रकार योगदान दिया है? देखिए, हम सब जानते हैं कि इस साल भारत पर संकट आया था और जो अप्रैल 22 का पहलगाम टेरर अटैक है, उसके बाद भारत ने डिसाइड किया था कि एक बहुत स्ट्रांग नेशनल रिस्पांस दिया जाएगा। बहुत जल्दी वो डिसीजन लिया गया और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जीत हासिल की। जी। और वो जो जीत है और उस जीत में जो भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का डिस्प्ले था, आप कोई भी वेपन सिस्टम उठा के देख लीजिए, चाहे हमने इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, S-400 जो हमने रशिया से लिए हैं, या हमने अपने ही सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, अग्नि सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, तो हमारी तमाम जो डिफेंस नेटवर्क्स हैं और जो प्रिसिशन जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट्स को एलिमिनेट किया, जैसे 22 मिनट में इतने सारे टारगेट्स को हिट करना, पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस को हिट करना, और प्रिसिशन के साथ, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव, अचूक, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि किसी को हताहत करना नहीं था, सिर्फ टेरर टारगेट्स को एलिमिनेट करना था। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ एक्चुअली ह्यूमन इंटरफेस कम होता जा रहा है, आपने नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको हिट करना है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से जितना लॉन्च किया गया ड्रोन अटैक, एक एक ड्रोन को हमने न्यूट्रलाइज किया, कोई भी इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज नहीं कर पाया। तो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा इस वक्त जो उदाहरण इस साल का था, वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी थी। श्रोताओं, ऑपरेशन सिंदूर न केवल सांकेतिक नाम है, बल्कि यह भारत की उभरती हुई सामरिक शक्ति का खुला प्रदर्शन था वैश्विक स्तर पर, जिसे एशिया पावर इंडेक्स ने स्वीकार किया है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम समझना चाहेंगे कि भारत जिन देशों के साथ रक्षा साझेदारी कर रहा है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान या क्वाड, उसका यानी उन सहयोगों का क्या असर पड़ा है हम पर? देखिए, अगर हम इस इंडेक्स को ठीक से एनालाइज करें तो डिफेंस कैपेबिलिटी में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिस्प्ले किया। डिफेंस नेटवर्क्स जो हैं, जहां तक नेटवर्क्स का सवाल है, उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने का ऐसा सिग्नल मिला है रिपोर्ट में कि उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन अभी भारत का हो सकता है। तो जहां तक कि डिफेंस कैपेबिलिटी का सवाल है, हम रशिया से भी एंगेज रहते हैं। रशिया से हमने S-400 का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, करीब $5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 5 हमने लेने थे S-400 बैटरीज, उसमें से 3 डिलीवर हुए हैं, 2 बाकी हैं। आने वाले टाइम में व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, इंडिया में आ रहे हैं। जो भी बायलैटरल मीटिंग होगी उसमें जो बचे हुए 2 बैटरी सिस्टम्स हैं, उनका भी भारत में आने का वो प्रबंध किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स से ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की है। और अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, डिफेंस नेटवर्क्स तो हमारे हैं ही ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, जो सदियों से चल रहे हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल। जिसका बार बार रक्षा मंत्री ने भी जिक्र किया है कि हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी वेपन कैपेबिलिटी को दर्शाया, सारी दुनिया ने देखा कि कितने सारे वेपन सिस्टम्स कामयाब थे। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उनके कितने सारे चाइनीज वेपन सिस्टम्स फेल हो गए, कुछ तो बिल्कुल ही चले ही नहीं। तो उस संदर्भ में भारत के वेपन सिस्टम्स का इतना अच्छा प्रदर्शन करना, ये एक बहुत बड़ा मार्क था। और अब देखिए, तेजस बन के डिलीवर हो रहा है एक एक करके इंडियन एयरफोर्स को, जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा टारगेट है। ये जो इंडेक्स है, ये उसका भी संज्ञान लेता है। यहाँ यदि हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और समझना चाहें कि तकनीक, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में भारत
जो विकसित एशियाई देश हैं चीन और जापान, उनकी तुलना में आज कहाँ खड़ा है? देखिए, एनर्जी सेक्टर में भारत ने प्रोग्रेस की है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें देखनी और समझनी होगी कि इस पूरे साल हम पर कितना दबाव बना के रखा अमेरिका ने जी। कि आप रशिया से अपना ऑयल परचेज कम कीजिए। हमने आपको बताया कि 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व में, जिसकी वजह से जो ऑयल का डिलीवरी है पूरी दुनिया में वो डिसरप्शन हुआ है उसकी वजह से। लेकिन भारत ने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते हुए, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल काफी हद तक खरीदा। हमने बार बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, चाहे हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हों, सबने लेड बाय प्राइम मिनिस्टर कि हम वो करेंगे जो हमारे देश के लिए और जो हमारे देश के वासियों के लिए फायदेमंद होगा। तो ये अमेरिका का प्रेशर विथस्टैंड किया, जबकि ट्रेड डील में अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी और हमने एनर्जी अपनी रशिया से इंपोर्ट हम करते रहे डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा उसका असर ना हो और कंज्यूमर्स पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। जी। यहाँ यदि हम चर्चा को वैश्विक स्तर पर ले जाएं और समझना चाहें कि भारत की कूटनीतिक भूमिका खासतौर से G20, ब्रिक्स या फिर इंडो पैसिफिक पहल कैसी रही है और भारत अपनी प्रतिष्ठा को किस रूप से आगे बढ़ा रहा है, नए कहले के पैमाने मानक तय कर रहा है? भारत की कूटनीति में जो सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट देखने को मिला है वो यही मिला है कि हम अपनी जिसको कहते हैं स्वावलंबी कूटनीति को परस्यू करने से अब घबरा नहीं रहे हैं। हम एक कॉन्फिडेंट देश की इमेज की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। जितने भी पीछे हम COP30 अभी होके हटा है उसको देख लीजिए, G20 का जो हमने प्रेसिडेंसी की थी पहले भारत ने दिल्ली में यहाँ पर समिट हुआ था जी। उसमें हमने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की थी और हमने ग्लोबल साउथ की जितनी प्रॉब्लम्स थी डेवलपिंग कंट्रीज की उनको बहुत अच्छे से सामने रखा था। उस वक्त आपको याद होगा कि भारत ने एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करनी शुरू की थी कि पूरे विश्व भर में जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, कितने सारे इंडिया से भागे हुए लोग हैं, उस पे हमें कोई ना कोई एक वैश्विक तौर पर कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि कंट्री टू कंट्री कोलैबोरेशन हो सके और ऐसा ना हो कि जो फ्यूजिटिव इंडिया का सपोज लंदन में बैठे हैं बहुत सारे लोग, उनको प्रोसिक्यूट कैसे करे भारत, हम उनको यहाँ कैसे लेके आएं और अगर नहीं लाने की स्थिति में अभी तो किस तरीके से हम उनके एसेट्स को जब्त करें। तो भारत ने बहुत सारी लॉज बदली, अपनी डोमेस्टिक लॉज बदली। G20 में इस चीज पे पहली बार बहस शुरू हुई, बहुत सारी गाइडलाइंस भी बनी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंडिया ने अपनी कूटनीतिक लीडरशिप बहुत लेयर्स में दिखाई है। यहाँ पर अदिति जी, यदि हम ये समझना चाहें कि भारत की छवि गुटनिरपेक्ष देश के अगुवा की रहे, वहां से आगे बढ़ते हुए विश्व राजनय में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच गए आज की तारीख में। हम यूएस से भी अच्छे संबंध बना पाए हैं जी। और रशिया से भी अच्छे संबंध बना पाए हैं। हमने चाइना से भी बात करनी शुरू कर दी है। चाइना के साथ हमने LAC स्टैंड ऑफ के बाद हमारा इतना लंबा एक कोल्ड रहा रिलेशनशिप, लेकिन हमने अब ट्रेड को रिज्यूम कर लिया है चाइना के साथ। तो हम बड़ी जिसको कहते हैं डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट कंट्री की तौर पर अपनी इमेज को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें। यानी सधे अंदाज में बड़ी शालीनता के साथ भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसे स्वीकार करता है एशिया पावर इंडेक्स। श्रोताओं, पूरी दुनिया के लोग हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं। आपदा में अवसर ढूंढना हमने सीख लिया है और पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर मोहित करने लगे हैं। बस आप श्रोताओं की ओर से अदिति जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।